नमस्कार दोस्तों, CSIR से आपके लिए 2 पोस्ट आई हैं और 2 पोस्ट के लिए आपके लिए 209 वैकेंसीज आई हैं। अब ये पोस्ट कौन-कौन सी है, इनके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, कब तक अप्लाई करना है, आपको कैसे अप्लाई करना है, एग्जाम होगा तो उसका पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, दोनों पोस्ट से रिलेटेड सब कुछ हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं लास्ट डेट के साथ। 21 अप्रैल को आपको भरने को मिलेगा फॉर्म, मतलब 21 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं शाम के 5 बजे तक। और डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करें, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो मई जून में होने का पूरा क्या है चांस है। ये टेंटेटिव डेट है, हो सकता है चेंज भी हो सकती है, पहले हो जाए बाद में हो जाए, कुछ भी हो सकता है, बट मई जून में होने के चांसेस है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट है कंप्यूटर का या स्टेनोग्राफी का, वो भी टेंटेटिव इन्होंने डेट बताई है जून 2025 में, और नोटिफाई भी आपको कर दिया जाएगा वेबसाइट पर। ठीक, अब बात करें कि आपको इसमें ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना है। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन शैल नॉट बी सेंड टू द ऑफिस। ठीक है, तो आप ऑफलाइन नहीं भरना है, ऑनलाइन आपको इसमें फॉर्म भरना है। तो देखते हैं आगे क्या डिटेल्स है पोस्ट के बारे में। आपकी जो पहली पोस्ट है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, जिसमें कार्डर है जैन FNA SNP, तो इसकी फुल फॉर्म भी हम आगे देखेंगे। आप सब कुछ हम देखने वाले हैं, निश्चिंत रहिए। तो जैसे कि आपकी पोस्ट है ये वैकेंसीज, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 177 है, 177 है, 177 है। ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन गजेटेड है, पे लेवल इसका 2 है, जिसमें आपकी सैलरी अप टू 63,200 यानी 63,200 रुपीज़ पर मंथ की बनेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th आपको चाहिए या कोई इक्वलेंट है 12th के आपके पास क्वालिफिकेशन, और साथ में प्रोफिशिएंसी है, कंप्यूटर टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और आपकी जो एज लिमिट है वो है 28 साल। बाकी वो जो आपको रिलैक्सेशन होता है, एज रिलैक्सेशन, वो तो मिल जाएगा कैटेगरी वाइज। जूनियर स्टेनोग्राफर की जो आपकी पोस्ट है, और इसमें जो टोटल वैकेंसीज है वो 32 है। और इसमें बात करें कौन सी है, ये ग्रुप तो C ग्रुप है, पे लेवल इसका 4 है, अप टू 81,100 तक आपकी सैलरी होगी। 12th इसमें चाहिए और साथ में स्टेनोग्राफी की प्रोफिशिएंसी चाहिए। एज लिमिट इसमें 27 साल है। बात करते हैं अब आगे, जो आपको मैंने बताया कार्डर की, आपको इसमें चूज करना है कि कौन सा कार्डर आप चाहते हैं। तो जैन का मतलब था जनरल, SNP का मतलब था स्टोर एंड परचेज, FNA का था फाइनेंस एंड अकाउंट्स। ठीक है, तो आपको इसमें चूज करना है कि कौन सा आपको चाहिए। तो कैंडिडेट हैव टू एक्सरसाइज द ऑप्शन बोथ फॉर कार्डर एंड लैबोरेटरी इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर विच विल बी वन टाइम ऑप्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो एक बार आपको चूज करने का मौका मिलेगा, क्या चूज करना चाहते हैं, कौन सा कार्डर लेना चाहते हैं, और इररिवोकेबल है थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। वंस द कैंडिडेट इज एलोकेटेड द कार्डर एंड लैबोरेटरी इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर, ही शी विल हैव टू अबाइड बाय द एलोकेशन मोड। तो आपको वो मानना ही होगा, जो भी आपको ये दिए जाएंगे, जो भी मेड किया जाएगा, मतलब आपके लिए सेलेक्ट किया जाएगा, वो आपको मानना ही होगा। द कार्डर फॉर द पोस्ट ऑफ JSA इज मेंटेन लोकली, तो लोकली ये मेंटेन किया गया है JSA का कार्डर। हैंस द सेलेक्टेड कैंडिडेट आफ्टर बीइंग एलोकेटेड कार्डर एंड लैबोरेटरी इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर विल बी रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू द लैबोरेटरी इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर एंड द कार्डर टू विच ही शी posted upon selection with regard to seniority, promotion and other service matter. Under no circumstances can seniority, promotion of any other service matter of one candidate be compared with any other candidate allocated a different laboratory institute or headquarter, or allocated a different cadre even if पोस्टेड इन द सेम लैबोरेटरी इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर। तो कंपैरिजन नहीं है ये, वो ना थोड़े जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दी है, तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको जो कार्डर की फुल फॉर्म थी वो मैंने आपको बता दी, जो आपको चूज करने का मौका मिलेगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, आपकी कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है किसका, आपकी पोस्ट का। तो जो आपकी पोस्ट है, डिटेल ऑफ वैकेंसी एंड रिजर्वेशन स्टेटस ऑफ द पोस्ट, आपकी पोस्ट है JSA G यानी जनरल, JSA FNA यानी फाइनेंस एंड अकाउंट, JSA SNP यानी सेल एंड परचेज, और जूनियर स्टेनो, ये आपकी पूरी कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है। तो देख लेते हैं। तो JSA जनरल में टोटल 6 पोजीशन इन्होंने रखी है, जिसमें से 3 अनरिजर्व के लिए है, 2 OBC के लिए है और 1 ST के लिए है। फिर FNA में टोटल 2 वैकेंसीज है, उसमें से 1 अनरिजर्व के लिए, 1 OBC के लिए है। SNP में टोटल 5 वैकेंसी है, उसमें से 4 अनरिजर्व के लिए है, 1 OBC के लिए है। और स्टेनो के लिए जो आपकी पोजीशन वैकेंसीज है वो 2 है, उसमें से 1 अनरिजर्व के लिए और 1 OBC के लिए। ठीक है, अब बात करें CSI हेडक्वार्टर्स में कैसे आपकी पोस्टिंग होनी है, मतलब कितनी वैकेंसीज है वो देखते हैं। JSA G में जो 60 वैकेंसीज है, उसमें से 25 अनरिजर्व के लिए है, 16 OBC के लिए है, 9 SC के लिए है, 4 ST के लिए है और 6 EWS के लिए है। JSA FNA में टोटल 27 वैकेंसी है, उसमें से 12 अनरिजर्व के लिए है, 7 आपकी OBC के लिए है, 4 SC के लिए है, 2 ST के लिए है और 2 ही EWS के लिए है। JSA SNP में टोटल 18 वैकेंसी है, उसमें से 10 अनरिजर्व के लिए है, 4 OBC के लिए है और 2 SC के लिए है, 1 ST के लिए है, 1 EWS के लिए है। स्टेनो में 18 वैकेंसी है, उसमें से 7 अनरिजर्व के लिए, 5 OBC के लिए, 3 SC के लिए, 1 ST के लिए और आपकी 2 EWS के लिए। फिर जो CSIR IGIB में है, उसमें जो आपकी JSA G के लिए 10 वैकेंसीज है, उसमें से 6 अनरिजर्व के लिए है, 2 आपकी OBC के लिए है, 1 SC के लिए है और 1 आपकी EWS के लिए है। JSA FNA में टोटल 5 वैकेंसी है, उसमें से 4 अनरिजर्व के लिए, 1 OBC के लिए है। JSA SNP में 4 वैकेंसी है, उसमें से 3 अनरिजर्व के लिए, 1 OBC के लिए है। और स्टेनो में टोटल 4 वैकेंसी है, उसमें से 3 अनरिजर्व के लिए और 1 आपकी OBC के लिए है। फिर CSIR NISC PR में आपकी जो JSA G में टोटल 11 वैकेंसी है, उसमें से 5 अनरिजर्व के लिए, 3 OBC के लिए, 1 SC के लिए, 1 ST के लिए और 1 EWS के लिए है। FNA में 6 वैकेंसी है, उसमें से 4 अनरिजर्व के लिए, 1 आपकी OBC के लिए और 1 ST के लिए है। SNP में 6 वैकेंसी है, उसमें से 4 अनरिजर्व के लिए है, 1 OBC के लिए है और 1 SC के लिए है। स्टेनो में 3 वैकेंसी है, तीनों के 3 अनरिजर्व के लिए। फिर जो CSI NPR में जो आपकी पोस्टिंग होगी, NPL में ये आपकी पोस्टिंग का पूरा दे रखा है कि कहाँ होगी, हेडक्वार्टर में होगी, IGIB में होगी, कहीं आप सोच रहे हो ये सब क्या है, तो ये पोस्टिंग का है आपका। और जो लोकेशन है उसमें कितनी वैकेंसीज है, किस लोकेशन पर, वो बताया गया है। ठीक है, हो सकता है आपको कल थोड़ा दिक्कत हो गई हो, तो अभी मैंने बता दिया। ठीक है, मुझे भी ध्यान नहीं रहा शुरू में बताने के लिए, इसके लिए सॉरी। तो अभी मैंने बता दिया है। तो देखते हैं JSA की G की जो आपकी टोटल 7 वैकेंसी है, टोटल 7 है, उसमें से 4 अनरिजर्व के लिए, 2 OBC के लिए और 1 ST के लिए है। JSA FNA में टोटल 4 वैकेंसी, 4 में से 3 अनरिजर्व के लिए, 1 OBC के लिए। JSA SNP में 6 वैकेंसी है, 6 में से 4 अनरिजर्व के लिए, 1 SC के लिए और 1 ST के लिए है। स्टेनो में 5 वैकेंसी है, उसमें से 4 अनरिजर्व के लिए और 1 आपकी OBC के लिए है। तो इस तरह से आपको टोटल वैकेंसीज का बाइफर्केशन उन्होंने पूरा बताया है। जो इसकी लैबोरेटरी इंस्टीट्यूशन है हेडक्वार्टर में जहाँ की पोस्टिंग होगी, उसमें कितनी वैकेंसीज है वो सब आपका बता दिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और थोड़ा और
जानते हैं कि एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी। 500 रुपये की एप्लीकेशन फीस आपकी किसके लिए, अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, और कोई भी फीस नहीं देनी है वुमेन को, एससी को, एसटी को, पीडब्ल्यूडी को और एक्स सर्विसमैन को, ठीक है। तो इनके लिए कोई भी फीस नहीं है। यूपीआई वगैरह नेट बैंकिंग से आपको फी बननी है और नॉन रिफंडेबल आपकी फीस है। 21 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है, मैंने बता ही दिया है। एज रिलैक्सेशन मिलेगा एस सी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व को 10 साल का, पीडब्ल्यूडी एस टी को 15 साल का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का। सीएसआई डिपार्टमेंट को मिलेगा, कोई भी एज लिमिट नहीं है, बेनिफिशियल है इनके लिए। फिर विडो है, डाइवोर्स वुमेन है, ये वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट मैरिड, उनके लिए 35 साल की जो है एज लिमिट है, ठीक है, मतलब रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जिन भी वुमेन की डाइवोर्स हो गया है या फिर विडो है या फिर सेपरेट हो गई है अपने हस्बैंड से और दूसरी मैरिज उन्होंने नहीं की है उनके लिए। और इसी कैटेगरी में जो एस सी कैटेगरी है उनको 40 साल तक की एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। एनी अदर कास्ट के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। ये इन्होंने थोड़ा सा बताया है। आगे चलते हैं अब और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और सिलेबस वगैरह की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जूनियर स्टेनोग्राफर की जो पोजीशन है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड होगा मेरिट लिस्ट पर, जो कि कंपिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन और प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा स्टेनोग्राफर का, उसकी मेरिट बनेगी विथ इस क्वालिफाइंग इन नेचर क्या स्टेनोग्राफी का टेस्ट, ठीक है। तो कंपिटिटिव रिटन एग्जाम के बेस पर आपकी मेरिट होगी और प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बेस पर भी आपकी क्या होगी मेरिट, बट जो आपका स्टेनोग्राफी का टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। डिटेल की बात करें एग्जाम की तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ओएमआर बेस भी हो सकता है और सीबीटी भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मीडियम ऑफ एग्जाम की बात करें, क्वेश्चन की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों अवेलेबल होगा और इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट तो इंग्लिश में ही होगा। स्टैंडर्ड की बात करें तो 12th ही आपका स्टैंडर्ड है एग्जाम का। नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 200 आएंगे, टाइमिंग आपको अलॉट की जाएगी 2 घंटे की, ठीक है। और 40 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जो स्क्रैच चाहते हैं उनके लिए। अब इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो क्या क्या आना है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी 50 क्वेश्चन 50 मार्क की, और नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी इस एग्जाम में स्टेनोग्राफी के कितने की 0.25 की, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के लिए इतनी ही है। फिर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क के, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगी 100 क्वेश्चन 100 मार्क की। आगे बात करते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, तो आपको डिक्टेशन दी जाएगी 10 मिनट की इंग्लिश या हिंदी के लिए, और जो स्पीड है आपकी वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। द ट्रांसक्रिप्शन टाइम जो है ये इन्होंने नीचे दिया है, ठीक है। तो आपकी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट मांगी है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा अगर आप इंग्लिश का कर रहे हैं तो 50 मिनट दिए जाएंगे, और जो स्क्राइब चाहते हैं उनको 70 मिनट, हिंदी के लिए 65 मिनट दिए जाएंगे और स्क्राइब वालों के लिए 90 मिनट। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट देखें तो वही जो मैंने ऊपर बताया आपको क्वालिफाइंग नेचर है आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और जबकि मेरिट लिस्ट तैयार होगी रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर होगी, और स्टेनोग्राफी टेस्ट जिनका पास होगा उन्हीं की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। तो इसमें बताया द मेरिट लिस्ट ओनली कंप्राइज ऑफ द दोज कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड द प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। तो ये चीज़ आपकी थोड़ी इंपॉर्टेंट है ना। अब आगे बात करें तो सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ कंडक्टिंग कम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। तो आपका जो ऑर्डर है या सीक्वेंस है आपके एग्जाम कंडक्ट कराने का, प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट कराने का स्टेनो का, वो ऐसे है कि या तो आपको पहले प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो सकता है उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन हो, या पहले रिटर्न हो सकता है उसके बाद स्किल टेस्ट हो, ठीक। मेथोडोलॉजी ऑफ फॉर रेजोल्यूशन टाई केसेस बताए उन्होंने, जो कि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मेरिट लिस्ट आपकी रिटन एग्जामिनेशन और प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंप्यूटर टाइपिंग जो होगी उसके बेस पर होगा। इसमें लिखा तो ऐसा है, बट ये जो आपका कंप्यूटर टाइपिंग का टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो हो सकता है जैसे कि ऊपर वाले में दिया है कि आपका जो रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार हो, बाकी आपको टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना हो, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने दी है। बाकी जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको कंपिटिटिव रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। अब इसमें बात करें कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। फॉर दोज पोस्ट देयर विल be two paper, paper 1 and paper 2. Paper 2 will be evaluated for only those candidates who secure the minimum threshold marks to be determined by the selection commission in the paper 1 and 2, paper 1 and paper 1 is qualifying in nature. तो आपको पेपर 1 जब आप क्वालिफाई कर लेंगे जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, और ये जो थ्रेशोल्ड है क्वालिफाइंग मार्क का वो सिलेक्शन कमेटी तय करेगी। तो अगर आप उतने मार्क्स लाते हैं तो आपका पेपर 2 जो है जांचा जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा, उसके बाद ही मतलब पेपर 1 को क्वालिफाई करने के बाद ही पेपर 2 आपका जांचा जाएगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 2, और मेरिट लिस्ट आपके पेपर 2 के बेस पर ही तैयार की जाएगी। बात करें एग्जाम की, जो कि ओएमआर बेस्ड या कंप्यूटर पर हो सकता है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज का इंग्लिश में ही होगा। स्टैंडर्ड 12th है एग्जाम का, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 है, और टाइम अलॉट किया जाएगा आपको 2.5 घंटे का, ठीक है। अब बात करें पेपर 1 की, तो टाइम अलॉट किया है इसके लिए 90 मिनट, ठीक है। और मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, सिर्फ इसी का टेस्ट होगा। इसके 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी एक क्वेश्चन का यानी एक आंसर का आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, और यहाँ पर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस पेपर 1 में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल बी so devised so as to include general intelligence, quantitative aptitude, reasoning, problem solving, situational judgment। तो ये सब आपके क्वेश्चन आने वाले हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट में। कौन से? जनरल इंटेलिजेंस का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट का, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। अब आगे बात करें पेपर 2 की, तो इसके लिए 1 घंटा यानी 60 मिनट आपको दिए जाएंगे। पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस होगी, इंग्लिश लैंग्वेज होगी। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें आपका एक क्वेश्चन को 3 मार्क दिए जाएंगे, और 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं। फिर इंग्लिश लैंग्वेज में भी सेम 50 क्वेश्चन है, 150 मार्क के क्वेश्चन होने वाले हैं, 150 मार्क के क्वेश्चन होने वाले हैं, और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क का होगा और एक की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग की बात हो गई। प्रोफिशिएंसी टेस्ट पर आते हैं, तो इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट मांगी है, और हिंदी की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट मांगी है। द टाइम अलॉटेड फॉर टाइपिंग टेस्ट विल बी 10 मिनट्स, 35 या 30 वर्ड पर मिनट। कॉरेस्पॉन्डेंस आपकी 10,500 9,000 या की डिप्रेशन होना चाहिए हर आर का ऑन एन एवरेज, और 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। तो एक वर्ड आपका 5 की डिप्रेशन का माना जाएगा। ऑल द कैंडिडेट हु विल बी शॉर्टलिस्टेड बाय द सिलेक्शन कमिटी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन कंपिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर द प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर। तो आप जो भी ये आपका रिटन एग्जाम क्लियर कर देंगे उनको कंप्यूटर टेस्ट में बुलाया जाएगा।
प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट की बात करें तो आपका जो क्वालिफाइंग इन नेचर है कंप्यूटर का टाइपिंग टेस्ट, और इसमें वही बात बताइए कि पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है और पेपर 1 के क्लियर करने के बाद ही पेपर 2 आपका इवैल्यूएट किया जाएगा। फाइनल जो मेरिट लिस्ट है आपकी प्रिपेयर की जाएगी, जो आप मार्क्स ऑब्टेन करेंगे अपने पेपर 2 में, ठीक है। सीक्वेंस की बात करें तो इसमें वही है कि कोई भी पहले हो सकता है या बाद में हो सकता है, जैसे भी सिलेक्शन कमेटी तय करेगी। अब इवैल्यूएशन हमने देख लिया, सारी चीज़ें हमने देख ली है। एग्जामिनेशन सेंटर आपका दिल्ली में ही पढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं, दिल्ली एनसीआर में, ठीक है। और बेनिफिट वगैरह इन्होंने बताए हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा और देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ तो इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। तो बढ़ते हैं आगे, और सारी जो रेलिवेंट चीज़ें हैं ऑलमोस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे वही बताया कि वैकेंसी घटिया बढ़ सकती हैं, जैसा भी हो, और एक बार ही आपको ऑप्शन दिया जाएगा चूज़ करने का आपका कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त। सारी वही चीज़ें बताई गई हैं, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी है आपको मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताना। फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स के अपडेट के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।